इन्हें बूढ़ों बूढ़ों को कहाँ ले जाएंगे हम, अब घर छोड़ के जाना है हमने। परिवार में मेरा डैडी और मेरी बहन गई, बुआ थी, रिश्तेदार आए थे, भाई की सास वो भी उसमें बह गए। पहले इतना आया ही नहीं कभी है, पहली बार देखा मैंने इतना रहा था। यह प्रकृति न रक्षति मूढ़धिया तम प्रकृतिर्न रक्षति कदाचन विनाशाय भवेत् तस्य कर्मणा रौद्र रूपा भवति धरा स्वयं। अर्थात जो मनुष्य प्रकृति की रक्षा नहीं करता, प्रकृति भी उसकी रक्षा नहीं करती। मनुष्य के कर्मों से ही विनाश जन्म लेता है और धरती स्वयं रौद्र रूप धारण करती है। आज यही सच हमारे सामने खड़ा है। विकास के नाम पर जब संतुलन टूटा तो धरती ने अपना रूप बदलना शुरू कर दिया। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं ग्लेशियर पिघलकर भविष्य को चेतावनी दे रहे हैं। हिमालय क्षेत्र में बसा उत्तराखंड आज उस मोड़ पर खड़ा है जहां विकास और प्रकृति आमने सामने है। हिमालय के इस अनदेखे संकट की पड़ताल के लिए एबीपी क्रिएटिव लैब की टीम उत्तराखंड के लिए निकल पड़ी। इस बीच उत्तराखंड के ऊपरी हिस्सों में बर्फ के साथ नीचे के इलाकों में बारिश शुरू हो चुकी थी, लेकिन ये बर्फ और बारिश जो नवंबर में शुरू हो जाती थी वो जनवरी के आखिर में हो रही थी। क्लाइमेट चेंज का असर साफ साफ दिखाई दे रहा था। सफर खत्म हुआ और हमारी पहली मुलाकात देहरादून में युवा जिला पंचायत उपाध्यक्ष अभिषेक सिंह से हुई। अभिषेक सिंह यूएन में रहते हुए स्विट्जरलैंड में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। क्लाइमेट के मुद्दे पर वो कहते हैं, जो यूरोपियन देश थे, जो वेस्टर्न देश थे, उनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो स्वाभाविक बात क्लाइमेट चेंज हुआ। तो उसके बाद यूएन ने पहला कदम उठाया और हमने क्योटो कन्वेंशन करी 70 के दशक में। इनफोर्स मेरे ख्याल से 2005 में हुई और फिर पेरिस कन्वेंशन हुआ 2015 में, बड़ा रिसेंटली हुआ। उसमें ये कहा गया कि कार्बन एमिशन और ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है उसको कम करना है हमें। सारे देशों ने अग्रीमेंट करी कि हाँ ये हमें करना चाहिए, लेकिन क्या ये वास्तविकता में हुआ है? सबसे पहला प्रश्न तो हमें अपने आप से ये पूछना चाहिए। भारत जैसे विकासशील देश के सामने दुविधा दोहरी है। विकास भी चाहिए और पर्यावरण भी, लेकिन उत्तराखंड जैसे संवेदनशील हिमालयी राज्य में यह संतुलन मुश्किल हो जाता है। हम एक डेवलपिंग नेशन है और वेस्टर्न देश अगर हम पे इम्पोज करे कि आप कार्बन एमिशन कम करें, मैं उस परिप्रेक्ष्य में भी बोलता हूँ कि उन्हें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हमें कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करनी पड़ेगी। बात करें उत्तराखंड की, अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं, देखिए सबसे पहले तो क्या हो रहा है उत्तराखंड में, शॉर्ट ड्यूरेशन पे हाई इंटेंसिटी एक्सट्रीम रेनफॉल हो रही है। जब इतनी बारिश शॉर्ट ड्यूरेशन में होती है, पिछले साल देखा होगा आपने कितनी बारिश हुई, मतलब सितंबर तक बारिश, अक्टूबर तक बारिश होती रही कंटिन्यूस जून से। तो क्या होता है, जो हिमालयन टेरेन है जियोलॉजिकली बड़ा फ्रेजाइल है, तो इससे क्या होता है, धराली जैसा इंसिडेंट होने में देरी नहीं होती है। उत्तराखंड बस आपदाएं नहीं झेल रहा, बल्कि नई आपदाएं जन्म लेने वाली है। हिमालयी राज्य में विकास किस हद तक पर्यावरण के लिए चुनौती बन सकता है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता
अनूप नौटियाल के यहां पहुंच चुके थे। अनूप नौटियाल क्लाइमेट इमरजेंसी को एक नए नजरिए से देखते हैं। देश का एक ऐसा छोटा राज्य जिसकी जनसंख्या पूरे देश की 1% से भी कम है, 1.25 करोड़ जो अनुमानित जनसंख्या उत्तराखंड राज्य की है, यहाँ पर अनुमानित लगभग 40 लाख किलो कचरा प्रतिदिन उत्तराखंड जैसे राज्य में ही जो है हम यहाँ के प्रदेशवासी उसको उत्सर्जित कर रहे हैं। उसी के साथ में 8 से 10 करोड़ प्रतिवर्ष प्रदेश में आने वाले तीर्थयात्री, श्रद्धालु, पर्यटक, उनके माध्यम से भी जो कचरा जनरेट हो रहा है। और विशेष तौर पर जब हम पर्यटकों की बात करते हैं तो ये एक सामान्य बात देखी जाती है कि जो प्लास्टिक का जो इस्तेमाल होता है वो कहीं ज़्यादा होता है। तो ये भी कई बार देखने में आता है कि जो कचरा है वो हमारी नदियों में ही उसे जो है डाला जा रहा है। और आखिर में ये कचरा समुद्र तक भी पहुंच जाता है, जो पूरी दुनिया के लिए संकट बन रहा है। हिमालय क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में से एक देहरादून ट्रैफिक के बीच फंस गया है। ट्रैफिक और कचरा आज 2 बेहद बड़ी चुनौतियां और समस्याएं जो हैं इस समय उत्तराखंड राज्य में बन चुकी हैं। 2025 का विशेष तौर पर जब 25 साल पूरे हुए थे उत्तराखंड राज्य के, इस राज्य में पहली बार एक पर्यटक की मृत्यु आज से 6-7 महीने पहले मसूरी में हुई थी। वो दिल्ली के एक पर्यटक थे, 62 वर्ष के एक पर्यटक थे, उनकी तबीयत खराब हुई, लेकिन वो मसूरी के एक छोर से दूसरे छोर तक जो है वो नहीं पहुंच पाए, बीच रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया था। ट्रैफिक और कचरे जैसी मानवजनित चुनौतियां, हर साल आपदाओं का दौर, विकास के नाम पर काटे जा रहे जंगल उत्तराखंड को प्राकृतिक आपदाओं के प्रति बेहद संवेदनशील बनाते हैं। लेकिन यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी अब सवालों के घेरे में है। आप इस बात को सुनकर के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि 25 साल के उत्तराखंड में लिखित में आरटीआई में जवाब ये आता है कि हमारे पास में आज तक कोई पॉलिसी नहीं है। एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य ये भी है कि प्रदेश में स्वयं सरकार के आंकड़ों के अनुसार 45,000 हेक्टेयर जंगल जो है वो विकास की योजनाओं के नाम पर उसे साफ किया जा चुका है। जो नीतियां आज उत्तराखंड राज्य में बन रही हैं, मैकेंजी नाम के कंसल्टेंट को जिनको 75-80 करोड़ रुपया 2 साल के लिए दिया गया है, तो कंसल्टेंट्स के द्वारा जो नीतियां उत्तराखंड राज्य में बन रही हैं, सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड को एक कंसल्टेंट मॉडल पर आगे चलना चाहिए। उत्तराखंड में फैला हिमालय सबसे नाजुक पर्वतीय इलाका माना जाता है। ऐसे में सवाल सिर्फ सड़कों का नहीं बल्कि पहाड़ों की कैरिंग कैपेसिटी पर भी आता है। 4 धामों के बारे में भी बात करना बेहद ज़रूरी है। तो चाहे बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, गंगोत्री जी, यमुनोत्री जी और हेमकुंड साहिब जी, तो वहाँ पर जो कैरिंग कैपेसिटी की बात होती है कि वहाँ पर प्रतिदिन, क्योंकि उसकी एक सीमित क्षमता है, केदारनाथ करोल बाग नहीं है। केदारनाथ जी को हम करोल बाग की तरह कि वहाँ पर आप जो है कहीं पर भी सड़क बना देंगे या वहाँ पर कहीं पर भी 10 मंजिल का या 20 मंजिल का होटल बना देंगे। तो इस बात की संवेदना को समझना बेहद ज़रूरी है। उत्तराखंड सरकार ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि हम प्रदेश के 15 पर्वतीय शहरों का कैरिंग कैपेसिटी का आकलन कराएंगे। अगस्त 2023 के बाद में अब जनवरी 2026 आ चुका है, लेकिन उन 15 शहरों के कैरिंग कैपेसिटी का क्या है उसकी कहीं पर कोई पब्लिक डोमेन में जानकारी नहीं है। पहाड़ों पर चुनौतियां एक के बाद एक बढ़ती जा रही हैं। सीजन में कम बर्फबारी और बारिश वैज्ञानिक अपनी रिपोर्ट में दर्ज कर रहे हैं। जो बदलाव वैज्ञानिक रिपोर्टों में दर्ज हो रहे हैं, वही बदलाव गांव का आदमी अपने आंगन में महसूस कर रहा है। देहरादून से करीब 95 किलोमीटर दूर, लगभग 6,500 फीट की ऊंचाई पर बसे नागथात में हमारी मुलाकात एक किसान और सामाजिक कार्यकर्ता इंद्र सिंह नेगी से हुई। जिस तरह की चीज़ें पर्यावरण की दृष्टि से चल रही है, मौसम में जिस तरह के बदलाव आ रहे हैं, ये हम लोगों के लिए एक चेतावनी है। प्रकृति की अपनी रिद्म है, ठीक है। जैसे हम खाना बनाते हैं तो पहले तेल डालेंगे, उसके ऊपर जीरा डालेंगे, फिर प्याज डालेंगे, फिर टमाटर, फिर अन्य मसाले। तो प्रकृति का भी ऐसा ही है कि पहले बारिश होगी, अच्छी तरीके से बारिश होगी, पाला गिरेगा, बारिश होगी, फिर उसके बाद बर्फ़ पड़ेगी। जब एकदम बर्फ़ पड़ जाएगी तो भाई जो धरती के अंदर जो एक प्रॉपर रूप से एक जो चिलिंग पीरियड तो प्रकृति को भी चाहिए ना, ठंडक तो प्रकृति को भी चाहिए ना, तो वो नहीं मिल पाएगी। उसके बड़े नुकसान होने, उससे बहुत सारी वनस्पति ऐसे कि जो गायब हो रही, ऊपर को सरक रही है और ख़त्म हो रही है। वो पौधे ही नहीं दिखेंगे अब। अभी इस जहाँ हम बैठे हैं कि इस स्थान पे कभी नींबू नहीं होता था, आज नींबू होना शुरू हो गया है। यहाँ
सेब की जो पुरानी प्रजातियां थी खत्म हो गई है। क्लाइमेट चेंज, मौसम का असंतुलन कैसे सीधे तौर पर खेती किसानी और आजीविका पर चोट कर रहा है, इस पर इंदर सिंह नेगी कहते हैं। 15-20 साल पीछे जाएं तो 15 नवंबर के बाद से बारिशें या पाला वगैरह गिरना शुरू हो जाता था, और 15 दिसंबर के बाद से लेके और पूरा जनवरी और 15 फरवरी के तक बर्फ की प्रबल संभावनाएं होती थी। और मैंने अपने बचपन में तो मैं 15 अप्रैल को भी बर्फ देखी अपने यहाँ। और अब ये देखिए कि आज 23 जनवरी को बर्फ पड़ रही है। उससे पहले बिल्कुल सूखे जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। मतलब ये देखिए कि बुरांस जो फरवरी के आखिर में फूलता था या मार्च फर्स्ट वीक से फूलना शुरू होता था, अभी जनवरी में उस पर फूल दिखने शुरू हो गए। फ्योली एक जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पेंगनारा बोलते हैं, फ्योली पीला कलर का फूल है, वो सिम्टम होता था बसंत के आने का। लेकिन फ्योली अब आपके दिसंबर में फूलनी शुरू हो गई है। तो पूरा पहाड़ के जो आर्थिकी पे हैं उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ना है। और वो पहाड़ पे ही नहीं है, हिमालय पे बर्फ नहीं पड़ेगी तो फिर पूरा मैदान भी तो प्रभावित होगा। बढ़ता पर्यटन पहाड़ों के लिए कैसे नासूर बन रहा है? पर्यटकों की इंसेंसिटिविटी कैसे हिमालय की इकोलॉजी को प्रभावित कर रही है? सबसे पहले धार्मिक पर्यटन और ऐसे जो आम पर्यटन, उसको कैटेगराइज करने की जरूरत है। भाई केदारनाथ में यदि कोई आदमी जाता है तो उसको वही आदमी चाहिए जिसकी आस्था है। वहाँ तो सेल्फी लेने जा रहे हैं लोग, वहाँ रील बनाने जा रहे हैं लोग। तो जब इस तरह जाएंगे आप तो वहाँ तो उधम ही मचेगा ना। और फिर क्यों इतने लोगों को चढ़ाने की आवश्यकता है? क्यों? उसके यदि आपको घूमने जाना है तो घूमने के लिए तो बहुत सारी जगह हैं भाई। ठीक है, पैसा जरूरी है, आर्थिकी जरूरी है, लेकिन आर्थिक के साथ यहाँ का जो लोग है वो भी तो बचा रहना चाहिए भाई। यदि 10 साल बाद बर्फ ना पड़े तो क्या देखोगे? अनप्लान डेवलपमेंट, अनकंट्रोल्ड टूरिज्म की मार झेल रहे उत्तराखंड में क्लाइमेट चेंज अब सिर्फ मौसम में बदलाव तक सीमित नहीं रह गया है। उत्तराखंड में आखिर क्या हो रहा है? इसका जवाब हमें नागधात से करीब 42 किलोमीटर दूर पाब में काफी हद तक मिल गया। पाब गांव में सरकारी नौकरी छोड़ चुके कुंदन सिंह पवार पिछले 30 वर्षों से उद्यानिकी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कुंदन सिंह पवार क्लाइमेट चेंज को महसूस करते हैं। क्लाइमेटिक इमरजेंसी तो है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। दिसंबर के आसपास बर्फ़ आ जाती थी। ये पूरा लगभग 1-1.5 महीने का जो समय अंतराल है आगे बढ़ा है, इसके बहुत सारे विपरीत प्रभाव खासकर उद्यानिकी को लेकर हैं। जो लोग हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं या गेहूं की फसल है हमारी, जिन लोगों ने मटर बोया है, उन सब के लिए इसके विपरीत प्रभाव हैं। जो सेब की फसलें हैं, खासकर डेलिशस ग्रुप जो है, उसको लगभग 2000 से ऊपर के चिलिंग पॉइंट्स चाहिए, वो भी माइनस में, 0 से नीचे के। और जो बाकी हमारी जो उद्यानिकी में जो खासकर आड़ू, प्लम, खुबानी है, वो थोड़े से कम आवर्स में काम चल जाता, 200-400 घंटे में भी। तो उस तरह से तो ये जो सारी बर्फ़ का ना आना, पाला ना गिरना और लगातार तापमान का बढ़ना, इन सब के विपरीत प्रभाव सबसे पहले किसी को भी अगर झेलने हैं तो वो किसान उनमें होता है। वर्तमान में ये है कि लोग चाहे कितने भी खुश हो लें, लेकिन लगभग सेब में 30% से ऊपर जो उत्पादन है उसमें कमी आ गई है। और जो हमारे आड़ू, प्लम, खुबानी, जिसे हम स्टोन फ्रूट्स बोलते हैं, चेरी भी उसी में शामिल है, उन सब में भी 20% से ऊपर का लॉस अब तक हो चुका है। और जिस तरह से ये जो तापमान बढ़ रहा है, अब आप देखेंगे इस साल इतने सारे एवलांचेस आएंगे, क्योंकि ये बर्फ़ तो सेटल होगी नहीं, फिर से शीत लहर नहीं आई, तो ये सारा एवलांच होके जून जुलाई में सब नीचे आने वाला है। इस बर्फ़ को रोकने वाला कोई नहीं है, ये इसको आना ही आना है, और वो 100% आपदा के रूप में ही आएगा, जिसे ये कह रहे हैं आपदा। फसलों के नुकसान के साथ सड़क निर्माण के लिए काटे गए पेड़ों की कीमत भी क्या खेती ही चुका रही है? सड़कों का बनना तो बहुत नितांत आवश्यक है, क्योंकि ये हमारी लाइफ लाइन है। सड़क के बाद जो प्लांटेशन होना चाहिए था या जो फॉरेस्ट का जो काम होना चाहिए था, उस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, जबकि उसको सबसे ज़्यादा ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है।
नहीं, कहीं पर भी सड़क कटने के बाद मैंने कहीं नहीं देखा कि फॉरेस्ट ने उस पर काम किया हो। अगर कहीं किया भी होगा 1-2%, वो बहुत मायने नहीं रखता। अब आप ये रोड देखेंगे 10 सालों के बाद आज डबल कटिंग हुई है। किसी भी फॉरेस्ट के आदमी ने जाके ये नहीं देखा कि यहाँ लैंडस्लाइड हुआ है या कुछ हुआ है, या चलिए रोड कटिंग हुई है तो अब हम इस पर फॉरेस्टेशन के लिए आ गए हैं। नहीं, कुछ नहीं। हमको हमारे हाल पर छोड़ दिया गया। कुंदन सिंह पवार इस बात पर भी चिंता जताते हैं कि स्थानीय फल और खेती को प्रोत्साहन नहीं मिलता है और किसान बार बार फसल बदलने को मजबूर है। अगर जन सहभागिता नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि किस जगह पर क्या चीज़ सबसे पहले होना चाहिए। अब मैकेंजी जो रिपोर्ट है वो सिर्फ नेट के ऊपर बेस्ड रिकॉर्ड है, और अगर स्थानीय लोगों से पूछा जाए कि भाई उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनका मार्केट क्या है, और कौन सी फसल ऐसी है कि जो हम आने वाले जो हमारे यात्री हैं या फिर जो हमारे टूरिस्ट हैं उनको हम क्या दे सकते हैं यहाँ, तो इस तरह की रिपोर्ट अभी तक कोई है नहीं। मैकेंजी नेट पे देखकर डाटाबेस पे काम करता है, लेकिन विभाग के पास इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, 2000 लोगों से भी ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, खासकर हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करें तो, और उसके बाद भी आपको मैकेंजी की ज़रूरत पड़ रही, तो वो जो आपने ऑफिसर्स बिठा रखे हैं उनसे आप काम क्यों नहीं ले रहे हैं भाई। रिसर्च ओरिएंटेड वर्क, चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्र हो चाहे हमारी यूनिवर्सिटीज़ हों, बड़ा वाला शून्य है, बहुत वैक्यूम है, और ख़ासकर स्थानीय लोगों के लिए जिस पर इनको काम करना चाहिए था, और मैंडेट भी है किसी भी यूनिवर्सिटी का, वो तो कुछ दिखता ही नहीं है। अब दुर्भाग्य से हमारी स्टेट में सेब पर एप्पल मिशन है, योजना है सरकार की, कीवी मिशन योजना है, तीसरा अभी ये लेके आए हैं ड्रैगन फ्रूट मिशन। और जो योजनाकार हैं उनकी समझ में ये नहीं आ रहा कि जो हमारे नेटिव प्लांट्स हैं, जो आड़ू, प्लम, खुबानी बरसों से चल रही है, उनकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया, ना कोई योजना बनाई। फार्मर सेंट्रिक प्लानिंग नहीं है जो सबसे पहले नितांत आवश्यकता थी, और ना उनको किसी भी प्लानिंग फेज में शामिल किया जाता है। विलेज और फार्मर सेंट्रिक प्लानिंग की कमी से जूझ रहा उत्तराखंड विकास के दौर में कुछ ऐसी विकास परियोजनाओं से भी घिरा नजर आता है जो जरूरी हो सकती है, लेकिन वो पर्यावरण को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रही है। जो ये सोलर वाले जो जगह जगह प्लांट लग रहे हैं, और इस पर कोई स्टडी या कोई रिसर्च उस तरह की अभी तक आई नहीं है कि ये मैक्रो क्लाइमेट और माइक्रो क्लाइमेट में कितना असर डालेगा। मैक्रो तो इसलिए कि वो बड़ा एक क्षेत्र हो गया, लेकिन जो माइक्रो क्लाइमेट है उस पर्टिकुलर एरिया का, उसमें ये तो सबको पता है कि भाई घास नहीं होगी, झाड़ी नहीं होगी तो टेम्परेचर बढ़ाएगा। अगर उस मैक्रो क्लाइमेट में 2 डिग्री 1 डिग्री बढ़ रहा है या 3 डिग्री बढ़ रहा है, तो उस पूरे क्षेत्र के क्लाइमेट को प्रभाव तो डाल रहा है, ये तो जग जाहिर है। और अगर 1 डिग्री भी वो बढ़ता है, और वो 1 डिग्री अगर हमारे पास हम इनर हिमालयाज की ओर लेके जाएं, तो जितने ग्लेशियर्स हैं वो 3 गुना स्पीड से पिघलने लगेंगे। एक प्रदूषण ये भी है कि पुराने जो हमारी यात्राएं थी वो सब पैदल की यात्राएं थी, और वो बड़ी सुखद यात्राएं थी, भले ही समय ज़्यादा लगता था। आज आप देखिए कि अगस्त मुनि से लगभग 5 कंपनियां, 5 से भी ज़्यादा हो सकती हैं, मतलब मेरी नॉलेज में जितना है, कि वो वहाँ से एविएशन के लोग हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं। आप सोचिए अगर वो हमसे 100-200 मीटर ऊपर उड़ रहा है तो उसकी वाइब्रेशन से हम लोग हिल रहे हैं यहाँ, तो वो जो ग्लेशियर के आसपास और केदारनाथ के आसपास स्पेशली उड़ रहा है, तो उसका प्रभाव तो उन पे आएगा ही आएगा। आपदाओं और चुनौतियों के बीच फंसे उत्तराखंड को अब राहत की जरूरत है। चारों एक्सपर्ट्स का एरिया ऑफ एक्सपर्टीज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इशारा एक ही तरफ है, हिमालय अब और लापरवाही नहीं झेल सकता। अब हम इस स्थिति पे आ चुके हैं, जो हमने क्लाइमेट में डैमेज कर दिया उसे रिवर्स करना बहुत मुश्किल है। विश्व की सारी सरकारों को बैठ के तय करना होगा कि हमें आगे क्या करना है, क्योंकि जितना डैमेज कर चुके हैं हम, वो डैमेज रिवर्स करने के लिए अगर रुक जाए वो डैमेज, रिवर्स तो बहुत दूर की बात है,
वो डैमेज अगर रुक भी जाए तो भी बहुत कुछ हो सकता है, वरना आने वाले 100 वर्षों में हमारे बच्चों के जब बच्चे हो जाएंगे उस समय तक ये प्लैनेट हैबिटेबल नहीं रहेगा। जिस किस्म का डेवलपमेंट हम कर रहे हैं उसके जो दुष्परिणाम हैं वो सिर्फ और सिर्फ घातक हो रहे हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से भी यदाकदा इस किस्म की टिप्पणियां आती हैं कि आपने जो है सभी चीज़ों को कमर्शलाइज कर दिया है। तो आज जब उत्तराखंड राज्य की जो उसकी विशेषता है, जो उसकी जो चाहे उसकी भौगोलिक परिस्थिति हो, उसका जो वन आच्छादित होना हो, जो प्रदेश का जो पर्यावरण, जो इसकी जो यूएसपी है, तो इसके विपरीत जो जहां आज उस पर्यावरण को ही अगर हम इस किस्म से जब हम क्षति पहुंचाएंगे तो कहीं ना कहीं पर हम उसकी पर्यावरण की या उसकी उस यूएसपी की जड़ों को ही कमज़ोर कर रहे हैं। जो यहाँ यात्री आ रहा है उसको भी बहुत संवेदनशील होने की ज़रूरत है, यहाँ की इकोलॉजी को समझने की ज़रूरत है, उस इकोलॉजी के अनुरूप व्यवहार करने की ज़रूरत है, यहाँ के लोगों को समझने की ज़रूरत है ना। भाई मेरे घर में कोई आ रहा है तो मेरे तरीके से रहे ना। यहाँ हम दिल्ली मुंबई की तरीके से नहीं रह सकते पहाड़ में। यदि पुराने समय में देखेंगे तो जो पहाड़ पे चढ़ता था व्यक्ति, जब बारातें जाती थी एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ की ओर, तो ढोल नहीं बजाते थे। आप हिमालय पे जाके हो अल्लाह कर रहे हैं और वहाँ डीजे बजा रहे हैं। प्रकृति खुद से संभालती है अपने आप को, बस एक शर्त है कि उसको वैसे ही बढ़ने दें। उसके बचाव के तो उपाय किए जाएं, लेकिन उसको नष्ट करने के लिए आग जैसी चीज़ें ना हों। लोभमूलानि पापानि संकटानि तथैव च लोभात् प्रवर्तते वैरम अतिलोभात् विनश्यति। गरुड़ पुराण के आचार कांड के इस श्लोक में बताया गया है कि लोभ पाप और संकट की जड़ है। लोभ से शत्रुता होती है और अत्यधिक लोभ से विनाश होता है। अपनी आंखों के सामने अपने घर का डूब जाना क्या होता है, कुछ पल में घर से बेघर हो जाना क्या होता है, जंगल जमीन का डूब जाना क्या होता है, सभ्यता का खत्म होना क्या होता है। एक दिन एक सैलाब आएगा और यह गांव हमेशा के लिए समाधि ले लेगा और इस तरह विकास इस गांव तक भी पहुंच जाएगा और फिर इस गांव के लोग बताएंगे कि सब कुछ खत्म होना क्या होता है। रीति रिवाज हमारा पूरा बचपन से बच्चों के साथ सबके साथ बैठना उठना सारा इसी को संपर है, क्योंकि गांव का लोग सब आते हैं, त्यौहार वार सब शादी ब्याह में सब। अब तो हमारा जब ये पूरा ही वो ख़त्म हो जाएगा, भविष्य ख़त्म हो जाएगा, पता नहीं कहाँ कहाँ भटकेंगे, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं। अपने घर बाहर छोड़ना किसी का आसान तो नहीं होता है। अभी किसी के ये खेत की दीवार गिर जाती है तो कितना वो लगता, दुख लगता है। हमारा जो इतना बड़ा मकान बना हुआ है, जन्मभूमि है, दादा बाबा की जन्मभूमि हमारी, तो अब सब जाएंगे तो हमने तो जाना है। अब कहाँ जाना है हमने, अपनी मातृभूमि किसको अच्छी लगती छोड़ना। सोच के तो बहुत बुरा लगता है। इंसान अगर एक साल किसी कमरे में किराए के कमरे में रहता है ना, तो उसको छोड़ने के बाद भी लगता है यार कैसे छोड़ दें इस कमरे को। तो ये तो अपना गांव है, यहाँ हमारा बचपन बीता है। इन्हें बूढ़ों को कहाँ ले जाएंगे हम, अपनी इनकी जन्मभूमि, इन बचपन से आई, इनकी शादी बचपन से हुई है, अपने बच्चे बुआरी बेटे सब यही हो रखे, नाती सब हो रखे। अब घर छोड़ के जाना है हमने। मैं कह रहा हूँ सर, अगर सरकार हमें अगर ऐसी भगाएगी यहाँ से सर, आधे लोग मरेंगे, किसी को अटैक पड़ेगा, कोई ऐसे ही मर जाएगा, कोई ऐसे ही मर जाएगा, ऐसे होना है सर। ये रणोंगी गांव है जो उत्तराखंड के जौनपुर इलाके का एक छोटा सा हिस्सा है। करीब 3000 फीट की ऊंचाई पर बसा ये गांव कुछ सालों में झील में समा जाएगा। जैसे पापा लोग हैं, बगीचे हैं इनके अपने, जैसा अपना व्यवसाय, हर किसी का खेती हो, आम के बगीचे हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, पशुपालन कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन कर रहा है। अब यही हमें वो बाहर दे रहे हैं या कहीं भी दे रहे हैं तो फिर इतना बेनिफिट नहीं है हमें, मतलब बहुत कुछ खोना पड़ रहा है बाकायदा उसके मिलने के बावजूद। जो पैसा थोड़ा बहुत मिलेगा हमें, किसको मिले, कितना मिलेगा, 10 लाख मिले, 20 लाख मिले, 30 लाख मिले, 30 लाख में अगर हम जमीन ले लेंगे तो बनाएंगे काई का सर। हम तो चाहते हैं यहाँ का आदमी पलायन न करे शहर की तरफ, कि आदमी अपना रोजगार यहीं चला सके। टूरिस्ट आता है यहाँ, यात्री आते हैं यहाँ, आप देखते होंगे इधर। स्थानीय लोगों को ये चीज़ सरकार को रखनी चाहिए व्यवस्था में। शहरों से तो पहाड़ी क्षेत्र भिन्न है ना। रणोंगी का डर अब धीरे धीरे दर्द बनता जा रहा है। 6 राज्यों को बिजली के साथ पीने का पानी भी मिल जाएगा, लेकिन लोहारी की तरह कूनो, रणोंगी जैसे गांव बर्बाद हो जाएंगे। और जिस गांव के नाम पर यह योजना चल रही है
वो लखवाड़ भी विकास की कीमत पूछ रहा है। वो लोग हमें एक बार ये बता दें कि भाई ठीक है, यदि ये रुक सकता है तब तो हम इन मकानों को तोड़ के नया बनाएं, नहीं तो यदि नया बनाएंगे तो फ़ायदा क्या है फिर, जब उसने वैसा ही हो जाना है। ये तो बहुत ज़रूरी था कि थोड़ा हमें ये मिल जाता कि भाई यहाँ रहना है या नहीं रहना है। ये तो बहुत, या तो हमारा विस्थापन कर देते, या कहीं विस्थापन की व्यवस्था कर देते, या फिर और अभी से ही ये हाल है। जिस दिन हमारी लखवाड़ परियोजना पूरी होती है और ये झील बनती है, भर जाएगी, तो ठीक गांव के नीचे जो ये हमारा गदेरा आ रहा है नाला, ये ऊपर तक भरना है इसने। और जो मिट्टी, जिस मिट्टी के कारण हमारी ये जगह बैठ रही है, वो पानी वहाँ तक भरे। और इन पहाड़ों के अंदर जैसे पानी फिर से भरेगा तो ये तो मुश्किल नहीं रुक पाएगा इस गाँव की, तब तो बहुत ज़्यादा ही दयनीय हालत हो जाएगी। आते बहुत लोग आते हैं हर बार, यहाँ से वीडियो बना के इंटरव्यू लेके चले जाते हैं, बाकी पलट के कोई फिर देखता नहीं। रात को जब बरसात होती है तो लोग सो नहीं पाते घरों में, ये डर सताए रहता है कि कब ये स्लाइड हो जाए, कब क्या हो जाए। हमने लखवाड़ में दशकों पहले बने भूकंप रोधी लकड़ी के मकान देखे जो अब दरक रहे हैं। पक्के मकानों में बड़ी बड़ी दरारें आ रही हैं। इस गांव में महासू देवता का भव्य मंदिर भी है जो शायद अब खतरे में आ जाएगा। स्थानीय लोग आने वाले कल से उम्मीद छोड़ चुके हैं। उत्तराखंड का यह इलाका विकास और चुनौतियों के बीच फंसा है। लगभग 50 साल पहले शुरू हुई लखवाड़ बांध परियोजना 35 गांवों को प्रभावित करेगी। कवरेज के दौरान हमने डैम साइट का दौरा किया जहां बड़े स्तर पर निर्माण चल रहा है। इसी योजना का एक हिस्सा रही 120 मेगावाट की व्यासी जल विद्युत परियोजना लोहारी गांव को निगल चुकी है। इस गांव को भी हमने अपने कैमरे में कैद किया। जो लोग यहां रहते थे उनका दर्द कैमरे में कैद करना बहुत मुश्किल था, लेकिन इस दृश्य की शांति शब्दों और आंसुओं से ज्यादा झकझोर देने वाली है। विकास के लिए कुछ मोर्चों पर समझौते करने पड़ते हैं। जैसे इन गांवों को विस्थापित किया जा रहा है, सरकार मुआवजा और जरूरी प्रक्रिया अपना रही है, लेकिन विकास के नाम पर प्रकृति के साथ खिलवाड़ विनाशकारी हो सकता है। इस डैम से जुड़ी EIA रिपोर्ट स्वीकार करती है कि लखवाड़ बांध की वजह से यमुना नदी का प्राकृतिक प्रवाह, नेचुरल फ्लो रिजीम, हमेशा के लिए बदल जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 23 किलोमीटर यमुना नदी और 5 किलोमीटर अगलार नदी का हिस्सा बहती नदी से बदलकर ठहरे हुए जलाशय में बदल हो जाएगा। ये परिवर्तन इरिवर्सिबल एंड कैनॉट बी मिटिगेटेड, यानी स्थायी और अपरिवर्तनीय होंगे और इसे किसी भी तकनीकी उपाय से पहले जैसा नहीं किया जा सकता। इससे नदी के नीचे के इलाकों में पानी की मात्रा, बहाव की गति और मौसमी पैटर्न बदल जाएंगे और नदी के आसपास खेती भी प्रभावित होगी। EIA रिपोर्ट बताती है कि ये परियोजना वेस्टर्न हिमालयस के भूकंपीय क्षेत्र में बन रही है। इसके लिए साइट स्पेसिफिक अर्थक्वेक पैरामीटर स्टडी कराई गई, जिसे NCSDP सेंट्रल वाटर कमीशन ने अनुमोदित किया। इसका मतलब है कि डैम डिजाइन भूकंप जोखिम को ध्यान में रखकर बनाया गया है, लेकिन इससे जोखिम खत्म नहीं होता है क्योंकि परियोजना क्षेत्र भूकंपीय रूप से संवेदनशील है और इसे साइस्मिक जोन 4/5 में रखा गया है। इसका मतलब है कि इस क्षेत्र में भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है। EIA के मुताबिक परियोजना से 35 गांव प्रभावित होंगे और कुल 1809 प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज चिन्हित की गई है। रिपोर्ट ये मानती है कि परियोजना से कई परिवारों की जमीन, घर और आजीविका प्रभावित होगी। इसके लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना बनाई गई है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में विस्थापन का मतलब केवल घर बदलना नहीं होता, बल्कि सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक पहचान और आजीविका का टूटना भी होता है, जिसे किसी भी योजना में पूरी तरह मापा नहीं जा सकता। अस्त्युत्तरस्या दिश्य देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वापरो तोयनिधि वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदंड। ये वही हिमालय है जिसे कालिदास ने देवताओं की आत्मा कहा था। ये वही हिमालय है जो कभी जीवन का मापदंड था,
आज उसी की गोद में इंसान अपने ही घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो चुका है। हिमालय की गोद में घर तो है पर लोग नहीं है, दरवाजे हैं पर दस्तक नहीं है। इस अजीब सन्नाटे की गूंज से घिरे गांवों को अब गोस्ट विलेज कहा जाने लगा है। 2011 की जनगणना में 1048 गांव भूतिया घोषित हो चुके थे। करीब 2,85,000 घरों के दरवाजे बंद पड़े थे, लेकिन आज इनकी संख्या लगभग 2 गुनी हो चुकी है। पलायन आयोग की रिपोर्ट गोस्ट विलेजेस की संख्या 1,792 बताती है, लेकिन जानकार मानते हैं जब हम गाँवों की बात करते हैं तो ये भी एक जगजाहिर बात है कि उत्तराखंड के 16,000 गाँवों में से 2,000 से ज़्यादा जो हमारे गाँव हैं वो हमारे भूताहा गाँव जिन्हें हम गोस्ट विलेजेस कहते हैं, क्योंकि वहाँ से जो पलायन है वो भी अनवरत जारी है। और इन 2,000 गाँवों के अलावा कई ऐसे और गाँव हैं जहाँ पर बिल्कुल उंगलियों में रहने वाले लोग हैं। पिछले लगभग 14 सालों में 8 8.5 लाख लोग जो है वो पलायन कर चुके हैं। अपनों के इंतजार में जंग खा चुके ताले हर दिन और भारी होते जा रहे हैं। गांवों तक सड़कें तो पहुंची, लेकिन तब तक लोग अपने पुश्तैनी घर छोड़कर शहर जा चुके थे। पलायन का दर्द उन बूढ़े मां बाप से बेहतर कौन जा सकता है जिनका अब कोई बचा ही नहीं। पिथौरागढ़ जिले के तड़ी गांव में एक बुजुर्ग महिला की अर्थी उठाने के लिए 4 कंधे तक नहीं मिल पाए। पलायन अब कभी ना भरने वाला जख्म बनता जा रहा है। गांव रह गया, वो गांव के गांव खाली। पहले गांव में बड़ी रौनक हुआ करती थी, शाम के रोज नृत्य हुआ करते थे। खेतों में भी लोग गुड़ाई उड़ाई करते थे तो गीत गाते थे। तो गीत तो हमेशा वो गाता है जो खुश होता है, उसके होंठों पे जो है वो रहते हैं गीत। और आजकल सब कुछ होने के बावजूद भी आदमी को खुशी नहीं है। उस समय बहुत खुश थे। जल जंगल जमीन की लड़ाई में उत्तराखंड विकास से हार गया। ये वादियां अब साल के 365 दिन लोगों के लिए पर्यटन का केंद्र बनेंगी, लेकिन हर रोज 230 पहाड़ और अपने गांव छोड़ने के लिए मजबूर हैं। आखिर इसकी वजह क्या रही? हमारे यहाँ पे जो 4 गांव लखवाड़ है यहाँ हैं, या धनपो में, मैं गया था धनपो में, तो वहाँ देखते हैं कि गांव खाली है। इतना पलायन हो चुका है। लखवाड़ इंटर कॉलेज है गांव में, लेकिन उस इंटर कॉलेज में लखवाड़ गांव का कोई लड़का पढ़ता नहीं, सब बाहर है। अब हमारे गांव में देख लो, यहाँ पे मेरे ख्याल से सारे लगभग के 10-12 घरों के ताले लगे हुए हैं, जबकि 14 परिवार हैं यहाँ पे। 8-10 परिवारों के ताले लगे हुए हैं, और जो घर पे हैं वो भी सिर्फ दो लोग घर में हैं, सिर्फ मकान की रखवाली करने के लिए। खेती बंजर हो गई, सारी खेत बंजर है, खेती कोई करते नहीं, पशु कोई रखते नहीं है। अब तो ये समस्या हो गई गांव में, जबकि यहाँ पे दूध दही की नदियाँ बहा करती थी। पलायन रोकने के लिए 2017 में पलायन आयोग बनाया गया। मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना शुरू की गई, लेकिन हालात क्यों नहीं बदले? भूतिया गांव और जो लोग जो पहाड़ की जवानी को लेकर बात कर रहे हैं, उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि किसी भी गांव को उसकी गांव की ऊंचाई के अनुसार, उस गांव की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार, उसके ढाल के अनुसार, उस पे तापमान को देखते कोई योजना आज तक नहीं है, ना कोई इस तरह का डाटा है। भागेंगे फिर और क्या करेंगे? गांव में रहकर भागना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि योजनाकारों ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। एक पलायन आयोग बना हुआ, आज 10 सालों में जरा बताए तो पलायन आयोग आपने किया क्या, और आपकी रिपोर्ट में ऐसी क्या खास बात है कि पलायन रुक जाएगा? ये सूने रास्ते, बंजर खेत, बंद दरवाजों की चौखटों पर जमे पेड़ सिर्फ इन बदनसीब पहाड़ों की दास्तां नहीं है। ये दर्द है एक पूरे पहाड़ी समाज के धीरे धीरे गायब हो जाने का। हम तो खुद भी अब 80 से ऊपर पहुंच गए हैं। हम देखते हैं कि हमारा टाइम में, उस समय में और आज में इतना अंतर है जितना ज़मीन आसमान में अंतर है। हम तो अकेलेपन से अब जूझ रहे हैं, बस कोई साथ को नहीं है। और यही पलायन जलवायु परिवर्तन, आपदाओं और विकास के असंतुलन से जुड़कर हिमालय को एक खामोश आपातकाल की ओर धकेल रहा है। पहाड़ पर आज आदमी रहना नहीं चाहता। एक रीज़न ये भी है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं है, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि
क्लाइमेट चेंज की वजह से नहीं रहना चाहता। हमारी इस रिपोर्ट को देखते हुए अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो हमने हिंद कुश हिमालय क्षेत्र में लगातार 72 घंटे यात्रा के दौरान क्या जाना, क्या समझा और क्या महसूस किया वो आपको बताना ज़रूरी है। हिंद कुश हिमालय जो एशिया का वाटर टावर कहा जाता है, जिसकी गोद में 24 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं और 300 करोड़ से ज़्यादा लोगों के लिए पानी का स्रोत है। 3500 किलोमीटर तक फैला ये पर्वतीय क्षेत्र 8 देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन, बांग्लादेश और म्यांमार की जीवन रेखा है। इसे धरती का थर्ड पोल कहा जाता है। ये अब सुरक्षित नहीं है। हजारों साल में बने ग्लेशियर अब लगातार पीछे हट रहे हैं। ये अंटार्कटिका और आर्कटिक के बाद दुनिया में ताजे पानी के ग्लेशियरों का सबसे बड़ा भंडार है और यहीं से जन्म लेती है गंगा यमुना जैसी महान जीवन धाराएं। लेकिन इस क्षेत्र में अब एक धीमी लेकिन खतरनाक टूटन शुरू हो चुकी है। स्नो लाइन लगातार ऊपर खिसक रही है, परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है और जब पहाड़ की पकड़ ढीली होती है तो नीचे की दुनिया हिलने लगती है। हिमालय हमेशा से एक नेचुरल बफर रहा है। सर्दियों की बर्फ को अपने भीतर जमा करके गर्मियों में जीवनदायी पानी के रूप में छोड़ता है, लेकिन अब ये बैलेंस टूट रहा है। पहाड़ों में रहने वाले लोग जो इस प्रकृति के असली संरक्षक हैं, सबसे पहले इसकी मार झेल रहे हैं। भीषण आपदाएं अब गांव, शहर, सड़क और इतिहास तक निकल जाती है। फिर आता है अभाव, सूखते हुए झरने, कमजोर पड़ती नदियाँ, पलायन और फसलों की तेजी से घटती पैदावार। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो क्षेत्र कार्बन एमिशन में सबसे कम योगदान देता है, उसी को क्लाइमेट चेंज का सबसे पहला और सबसे गहरा घाव मिल रहा है। तो क्या अब समय आ चुका है कि क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर होनी चाहिए? सितंबर 2023 तक 40 देशों के 2300 से ज़्यादा क्षेत्र क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर चुके हैं। ये संकट सिर्फ पहाड़ों या हिमालय तक सीमित नहीं है, इसका असर आप और हम तक भी पहुंचेगा। अगर क्लाइमेट इमरजेंसी को अब भी नज़रअंदाज किया गया तो आने वाले सालों में वो होगा जो हम सह नहीं पाएंगे।